पुष्टिकरण के लिए आता है। क्या लगभग 1.5 साल बाद आंसर मिला उसका, मतलब उसकी जानकारी मिली। तो उसके लिए मैं द्वितीय अपील के लिए भोपाल भी गया, तो उन्होंने बोला कि आपको ठीक है जानकारी मिल गई, आप तो जाओ, आप क्यों आए हो यहाँ पे? तो मैंने बोला सर 1.5 साल बाद जानकारी मिली है, तो आपका कुछ तो बनता होगा ना, दंड देने की प्रक्रिया तो होगी कि 1.5 साल बाद जानकारी क्यों नहीं दी, क्यों दी है। तो ठीक है हम देखते हैं। तो उसके बाद में कोई दंडित किया नहीं पीआईओ को उन्होंने। अब दूसरी जानकारी किसी ने 3 महीने में दे दी। भोपाल से फिर एक लेटर आया सूचना वहां से, भवन से, कि आप भोपाल आ जाइए। तो मैंने सर एक लेटर लिख के दिया उनको यहाँ से कि सर मेरे को जानकारी 3 महीने में दी गई है, अब आपको जो कार्रवाई करनी है आप कर लीजिए। तो सर वहां से ही जो कमिश्नर रहते हैं वो खुद ही बोलते हैं आपको जानकारी मिल गई है, दंड देना नहीं देना हमारी प्रक्रिया है, आपको जाइए यहाँ से, आप कौन डिसाइड करने वाले होते हैं। दूसरा सर मेरा सवाल ये था कि जैसे झूठा जो चुनाव से पहले सर जैसे हम उनके पीछे भी लगे उनकी संपत्ति को खोजने के लिए, तो सर 1-2 साल तो मेरे को लगता है उनकी संपत्ति खोजने में लग जाएगा, फिर उनके बाद में उनको झूठा प्रूफ करने में लग जाएगा। तो इसको सर कैसे देख सकते हैं अपन, क्या करेंगे उनके लिए? उसमें आप जो संपत्ति की जानकारी है उसमें ऑलरेडी विधानसभा में जो जीएडी के मिनिस्टर थे उन्होंने लिखित में दिया है कि संपत्ति की जानकारी को आरटीआई के दायरे में है और उसको देने योग्य है वो। और ये ऑलरेडी एक विधानसभा में दिया हुआ उनका सबमिशन है। मुझे लगता है कि उस सबमिशन को कोट करते हुए आपको वो जानकारी आपको लेनी चाहिए। सुभाष गर्ग जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ सुभाष गर्ग जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी सभी को नमस्ते। मेरा सवाल राहुल सर से था। मैंने 23 अप्रैल को एक आरटीआई लगाई थी भोपाल में, जिसमें मैंने क्या कहते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारी मांगी थी। आपका अनम्यूट हो गया है, सॉरी म्यूट हो गया है, अनम्यूट करिए। क्या कार्रवाई करनी चाहिए या मुझे आगे क्या करना चाहिए? आपका सवाल पूरा नहीं आ पाया। आपने एक आरटीआई सवाल आपका नहीं आ पाया। हाँ सर मैंने कट गया था। हाँ फिर आपका म्यूट हो गया है। अब बोलिए। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, अब बोलिए। हाँ सर मैंने 23 अप्रैल को एक पत्र लिखा था, मतलब आरटीआई लगाई थी भोपाल में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। हाँ फिर आपने म्यूट कर दिया है। उसके आप बार-बार उसको बटन के पास मत जाइए उसके, नहीं सर किसी साथी का बार बार फोन आ रहा है, इस वजह से वो मतलब कट हो रहा है। तो उसके बाद सर अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है, तो मुझे क्या कार्रवाई करनी चाहिए? आप प्रथम अपील दायर करिए और प्रथम अपील के बाद उसमें सेकंड अपील दायर करिए। जी 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 सर, जी सर। सेकंड अपील मैं इसलिए बोल रहा हूँ, प्रथम अपील में शायद आपको पता नहीं, प्रथम अपील अधिकारी सुनवाई करते सर वो मैंने 7-1 उस समय मैंने धारा 7-1 का उल्लेख किया था, परंतु लेटर उनको मेरा 18/5 को बोल रहे हैं प्राप्त हुआ। तो ये कैसे हो सकता है? 1 महीने, कल आप शायद रोली जी ने आपसे चर्चा भी की थी इस मामले को लेके। लेटर आप कह रहे हैं कि उनका कहना है कि लेटर उनको बाद में प्राप्त हुआ है। हाँ मैंने 23 अप्रैल को लगाई और उनको लेटर 18/5 को प्राप्त हुआ। आपने बाय पोस्ट भेजा था? जी बिल्कुल, मेरे पास स्पीड पोस्ट। देखिए एक तो 2 चीजें हैं इसमें। लॉकडाउन के समय वो पर्टिकुलर ऑफिस खुला भी था या नहीं खुला था, हो सकता है पोस्ट डिलीवर हो गई हो, वहां पर चौकीदार आता हो। बहुत सारे ऑफिसेस बंद भी रहे हैं। जी तो जी सर। वो ऑफिस खुला था, फंक्शन कर रहा था, नहीं कर रहा था, खास तौर से हेल्थ डिपार्टमेंट। इस बार का जो कोविड का जो सिचुएशन था उस समय हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि
प्रायोरिटी जो है वो जान बचाना ज़्यादा जरूरी था, और लोग 18-18 घंटे शिफ्ट में अपने इससे ज़्यादा बाहर जाके काम कर रहे थे। ये फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, तो वो उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि वो लोगों की जान बचाना छोड़ करके आरटीआई एप्लीकेशन प्रोसेस करें। तो इसीलिए उस दौरान अगर कोई आरटीआई एप्लीकेशन दायर होती भी है तो लॉकडाउन के समय वॉलेशन में रिलैक्सेशन है, और वैसे ही एप्लीकेंट को भी छूट मिली हुई है कि उनका भी अगर ड्यूरेशन का वॉलेशन अगर आता है तो वो भी, उसमें भी उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, उसमें भी लॉकडाउन के चलते निरस्त नहीं माना जाएगा, उसको एंटरटेन किया जाएगा एप्लेट प्रोसेस में। तो इसको आपको सुभाष जी इसको देखना होगा कि ये क्या वो ऑफिस फंक्शनिंग था या नहीं था। और अप्रैल में तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन लग गया था। जी बिल्कुल सर, भोपाल में तो लग गया था जी। सर इसमें एक जो बात है कि 15 जून तक तो हाई कोर्ट जबलपुर ने ही आदेश दिया था कि उनकी जो भी निर्णय होंगे वो यथा मतलब जैसा है वैसे रहेंगे, और मतलब कोई बहुत महत्वपूर्ण जैसे केसेस होते हैं उनकी अतिरिक्त बाकी सुनवाइयां एक तरह से स्टाल्ड हो गई थी। और तो अभी यदि उसको माना जाए तो भी आयोग तो वैसे भी मतलब उनके नीचे ही आते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी इस पे तो हमें लगता है कि कोरोना काल में ना उनकी गलती मानी जाएगी कि उन्होंने जानकारी नहीं दी, और ना हमारी गलती मानी जाएगी कि हमने अपील क्यों नहीं की, क्योंकि हम अपील भी कहाँ करते, क्योंकि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ना कोई पोस्ट ऑफिस खुले थे, ना कार्यालय खुले थे। तो वो तो हमारे ख्याल से वेवर हमें मिलना चाहिए और उनको भी मिलना चाहिए। तो कार्यक्रम में अब आगे हमारे बीच में और भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो बहुत सारे हैंड रेज कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें रखना चाहते हैं, हमें लगता है कि उनको भी सुनना चाहिए। तो प्रकाश तिवारी जी कुछ आप कहना चाह रहे थे, और कहिए शॉर्ट में आप लोग अपनी बातें। प्रकाश जी हैं, हाँ बताइए। नहीं, मुझे कुछ प्रश्न नहीं था, लेकिन वो राहुल सर की जो बात थी, उन्होंने जो पोस्ट से भेजने की उसके बारे में थोड़ा सा मतलब ऐड करना था। जनरली पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर खुद बहुत बड़े पोस्ट पे होते नहीं है, तो और हम जब आरटीआई लगाते तो उनको थोड़ा सा उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, और उनको हम जवाबदेही कर देते हैं। तो डायरेक्टली जब जाएंगे तो उनको पहले इग्नोर होता है कि जनरली वो तो ऐसे काम करते हैं, मतलब हाजी हाजी करने वाले उनको आगे पीछे होना चाहिए लोग, तभी वो काम करवाते हैं। तो जब आरटीआई लगाते हैं तो उनको हम काम करवाने लगाते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ इग्नोर हो गया। और कुछ लोग जो है जो मतलब थोड़ा सा ज्ञान आ गया आरटीआई का, तो वहाँ जाके अपनी मतलब मतलब दिखाना ये वो हम बता बड़े हैं, या फिर हम आपको झुका देंगे, ऐसा वैसा। तो इस टाइप के कुछ लोग होते हैं, उसके कारण भी ये दोनों का फ्रिक्शन हो जाता है, इसलिए पोस्ट से भेजना ही बेहतर है, ये मुझे बताना। जी बहुत आवश्यक बात आपने ऐड की हुई है, और हम सब इस बात से सहमत हैं। बेहतर रहेगा, और कार्यालय में जाना है तो अपने साथियों के साथ जाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा इस तरह की स्थिति को अवॉइड करने के लिए। हमारे बीच में मृगेन सिंह जी भी इस बात जुड़े हुए हैं, और मृगेन सिंह सर सुन पा रहे हैं? आप अपने आप को अनम्यूट करिए। चूंकि जिस तरह से आदेश आया है और चूंकि आप पत्रकारिता के जी हाँ, ये मृगेन जी हैं, तो जिस प्रकार से आदेश आया है और चूंकि आप पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े रहे हैं, एक अच्छा खासा आपको लाइफ टाइम इसका अनुभव है, शुरू से जुड़े रहे हैं, तो हर बार पंचवर्षीय चुनाव होते हैं, हर तरह के चुनाव होते हैं, पंचायती स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, तो ऐसी जो बातें हैं तो आपके समक्ष तो बहुत पहले से भी आती रही होंगी। तो थोड़ा सा आप अपने अनुभव के आधार पर शेयर करके बताइए कि कैसी कैसी आपके पास सूचनाएं इस तरह से मिलती थी कि लोगों को दिक्कतें होती थी, और इस आदेश से आपको क्या लगता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में, जिसको देखा जाए सही माने में। जी सभी को नमस्कार। मेरा ये बहुत ही इसका मतलब एक लंबे समय से इंतजार था लोगों को कि इस तरह का होना चाहिए। लगातार मांगे भी उठ रही थी, और हम लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं तो सामान्य तौर पर अगर कोई अभ्यर्थी लोकसभा या विधानसभा का, राज्यसभा का जब नामांकन करता है, उसके शपथ पत्र पर हम लोगों को फोकस होता है कि उसकी आय पहले कितनी थी, इस बार कितनी बढ़ गई, कितना गहने उसने अपने को बताए, और वाहन कितने बढ़ गए, इसकी चलाचल सभी संपत्तियों को लेकर। और कई बार शिक्षा को लेकर भी कंट्रोवर्सी उठती है, खास तौर पर जो पंचायतों के प्रतिनिधि, तो उनको लेकर शिकायतें उठती रहती हैं। तो ये
शपथ पत्र उनका सार्वजनिक होने से हर चीज पारदर्शी हो जाएगी और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जनप्रतिनिधि किस हैसियत का है, किसी तरह से वो हमको चुनना है, ये भी बहुत जरूरी भी होता है। और जैसे कि कई जगह व्यवस्थाएं ये पहले से थी और अपने यहाँ नहीं थी, तो आए दिन आरटीआई लगती थी। केवल इधर रीवा संभाग ही नहीं, पूरे प्रदेश में इस तरह की कि किसी सरपंच पर उसकी संपत्ति से जुड़ी, उसकी शिक्षा से जुड़ी इस तरह की जानकारियां लोग मांगते थे। और अभी कुछ वर्षों के बीच में अगर ये देखें तो आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सरपंचों के यहाँ छापेमारी भी हुई है, ट्रैप भी हुए हैं सरपंच। इधर लोकायुक्त ने कई, मैं रीवा जिले की ही बात करूं तो सरपंच जो लोक सेवक है चुन के आया हुआ है, तो वो खुद रिश्वत लेते हुए ट्रैप हो चुका है। तो इस तरह से मतलब एक हमें उनके 5 साल पहले की व्यवस्था पूरी पारदर्शी समझ में आएगी जब अगली बार वही आते हैं। हालांकि रिपीट होना हर बार संभव नहीं होता, क्योंकि आरक्षण की वजह से कई बार महिला पुरुष या जातियों का होने की वजह से बदल भी जाते हैं, पर अधिकांश हैं जो दोबारा रिपीट होके आते हैं। तो एक उनका पूरा अपने पास डाटा उपलब्ध रहता है, तो किसी को शिकायत भी करनी है तो पहले तो वो संतुष्ट हो जाएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जानकारी लोगों के पास नहीं होती, एक आशंका होती है कि इस व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति होगी, अगर वो किसी के किराए पर वाहन ले रखा है या फिर रिश्तेदार का वाहन चढ़ रहा है, तो एक मानव स्वभाव है कि लोगों के मन में रहता है कि जब से सरपंच हुआ या फिर जनपद सदस्य अध्यक्ष कुछ भी हुआ, तो इसके पास इतने सारे संसाधन कैसे आ गए। तो अगर पहले से उसने बता के रखा है कि हमारे पास ये है, तो पहली तो शिकायत यहीं समाप्त हो जाएगी, लोगों की संतुष्टि बनी रहेगी कि हाँ इसके पास था ये सब। अगर नहीं था, अचानक से आ गया, तो सवाल उठना लाजमी है कि भाई कहाँ से आया। हमारा अगर जनप्रतिनिधि है, उसकी निर्धारित एक आमदनी है, तो अगर ज्यादा दिख रहा है तो भ्रष्टाचार है, तो शिकायतें फिर होती रहेंगी। तो इस तरह का खास तौर पर ग्रामीण अंचलों में ज्यादा इसका असर पड़ेगा, मैं जो समझता हूँ। नगरीय निकाय में उतना असर नहीं होगा जितना इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लोग ज्यादा शिकायतें ग्रामीण अंचल से लेके आते हैं। किसी महापौर या नगर परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ इससे व्यक्तिगत आय से जुड़ी और अन्य उस पर शिकायतें कम आती हैं। सरपंच हो या जनपद सदस्य हो या फिर जनपद का अध्यक्ष हो, इस तरह का ग्रामीण अंचल से शिकायतें ज्यादा आती हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये एक अच्छा निर्णय हुआ है और लोगों को पहली बात संतुष्टि मिलेगी, आधी शिकायतें तो यहीं घटेंगी। अब शिकायतें जो भी आएंगी तो वो जायज शिकायतें रहेंगी, लोग बता सकेंगे कि आखिर क्या वजह है उनकी शिकायत की, ये उनके पास प्रमाण भी रहेगा। जी शिवानंद जी। हाँ जी, धन्यवाद मृगेन जी। आपने बहुत ही अपने महत्वपूर्ण अनुभव आपने शेयर किए और आपने बताया कि किस तरह से संपत्ति का जो ब्यौरा है शपथ पत्र के साथ सार्वजनिक करने से न केवल शिकायतें कम होगी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ी है कि मतलब इसमें शिकायतें भी। गिरीन जी, आपने इसमें अभी सुना जो यहाँ पे जो जैसे जयपाल सिंह खींची हैं जिला राजगढ़ से, अभी उन्होंने अपना अनुभव बताया किस तरह से पहले उन्होंने अपना यही इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, तो उसमें हमेशा नियमों का हवाला देकर के कह दिया जाता था कि ये नहीं मिल पाएगी, टालम टोल रवैया होना पड़ता था। हाँ, तो ये इससे पहले अभी भी कुछ लोगों ने यहाँ पर, कई लोगों ने यहाँ पर अपने इंफॉर्मेशन ये शेयर की है कि एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ा और अब कैसे उनके लिए सारी चीजें इजी हो जाएंगी। अब सब सीओ मोटो उनको वेबसाइट पे देखने को मिलेगी, तो एक अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और उनके लिए मतलब इजी हो जाएगा सारा इंफॉर्मेशन पाना, और उसके बाद उसमें अगर वो चाहते हैं कंप्लेन करना तो कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि कोई भी आदेश एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में कोई भी आदेश तभी सक्सेसफुल हो सकता है
जब उसको लेकर के एक पब्लिक ओपिनियन बने या उसको लेकर के एक पब्लिक परसेप्शन की क्लैरिटी हो। और यहाँ मुझे मतलब मुझे खुद एक बहुत सेटिस्फेक्शन है इस आदेश को लेकर के कि इस आदेश को लेकर के जिसमें लोग खुद यहाँ पर बता रहे हैं कि इससे फायदा होगा आने वाले समय में। तो मुझे मैं लगता है समझता हूँ सर अनावश्यक शिकायतें भी घटेंगी, हाँ, प्रशासन का भी लोग घटेगा। जी हाँ, और ये एक लोड होता है कि आप उसमें शिकायतें कर रहे हैं, उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं, जो सामने है वो सामने है। अगर इंफॉर्मेशन सामने आ जाती है तो उससे डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो आरटीआई के तहत जो सुमोटो इंफॉर्मेशन आती है उससे इवन आरटीआई भी लगना कम होती है, क्योंकि अब वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिली जाएगी आपको, तो उसमें ये देने की जरूरत ही नहीं है अलग से। जी अभी हमारे साथ अभी हम और प्रश्न लेंगे। अभी हमारे जो साथी हैं, ऐसा नहीं कि मीटिंग अभी हम चलाएंगे, लेकिन हमारे बीच में शंकर सिंह सर बराबर जुड़े हुए हैं शुरू से, और उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए थे कि किस तरह से मजदूर किसान शक्ति संगठन का एक क्लीन कैंडिडेट उतार करके उन्होंने चुनाव जीता, और फिर कैसे उन्होंने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की दिशा में उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, और अपने उन सरपंच महोदय से उन्होंने अपने अनुभव भी साझा करवाए। शंकर सिंह सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? शंकर सिंह सर, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? ठीक है, हमें लगता है कि अभी कुछ नेटवर्क का इशू है, अथवा शायद वो अपने मोबाइल डिवाइस से दूर होंगे। तो कोई बात नहीं, अभी अपन पुनः प्रश्न की तरफ लौटते हैं, और बहुत सारे साथियों ने अपने हैंड रेज किए हुए हैं, तो उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। मेहुल गोदरा जी, आप बोलिए। नहीं कर पाएगी कि इस जानकारी को 4B के तहत अभी तक क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया, तो क्या मैं अपील करते समय आपकी आवाज, मोबाइल डिवाइस आप अपनी स्थिर कर लीजिए, और स्थिर करके फिर आप बात करिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी, सॉरी सर। हाँ सर, मैं जैसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर मैं आवेदन में ये नहीं लिख पाया कि 4B के तहत इस जानकारी को सार्वजनिक किया जाना चाहिए था, तो क्या मैं अपील करते समय इसको मेंशन कर सकता हूँ क्या? सॉरी, आप हेलो, क्या रिपीट कर रहे हैं? जी सर, हेलो। हाँ, आप शायद इनका सर ये कहना है कि जैसे हाँ बिल्कुल, आपका जायज प्रश्न है, और हम थोड़ा सा उसको जो हम समझ पाए, शायद आप उसको हाँ बोल दीजिएगा यदि आपको मैं सही। मुझे लगता है कि इनका ये कहना था कि जब आरटीआई लगाते हैं तो ये धारा 4 के तहत जानकारी सार्वजनिक करने के लिए इन्होंने नहीं कहा, नहीं लिखा आवेदन में, लेकिन जब आयोग में अपील करें अथवा शिकायत करें, तो क्या उस समय ये धारा 4 के तहत संपूर्ण जानकारी सार्वजनिक करने की मांग कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमने यही किया है। क्योंकि हम जब आरटीआई लगाते हैं, हमने अपने ग्राम पंचायत स्तर से आरटीआई लगाई। हेलो जी सर, आपने अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ जी, यही था ना आपका? हाँ सर, हाँ हाँ यही था सर, यही। धन्यवाद सर। तो सर इसमें क्या मतलब हाँ बिल्कुल, आप आदेश? ऐसा हाँ आप देखिए, हमने जो किया था, हम आपको अपनी प्रोसेस बता देते हैं जिस पर कार्यवाही हुई। हमने आरटीआई लगाया अपनी ग्राम पंचायत के विषय में, वो हमने यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर को लगाया, अपने जो तहसील या ब्लॉक के होते हैं। अब हम वहाँ पे तो उनसे मांग नहीं कर सकते ना कि आप धारा 4 के तहत ये जानकारी सार्वजनिक कर दीजिए, ठीक है। तो हमने वहाँ से सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के शपथ पत्र की जानकारी मांगी, और जो दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा और जिस प्रोसेस से हम गुजरे, तो उसमें जब हम धारा 18 और 19 की अपीलों के माध्यम से हम आयोग के समक्ष पहुंचे, तो हमें लगा कि भाई एक व्यक्ति को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो सारे प्रदेश में तो 23,000 से अधिक पंचायतें हैं, तो सबको काफी दिक्कत होगी, और जरूरी नहीं है कि एक पंचायत में एक ही व्यक्ति आरटीआई लगाए, 10 भी लगा सकते हैं, तो लाखों आरटीआई हो जाएंगी। तो क्यों ना ये जानकारी धारा 4 के तहत पब्लिक होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने मांग की थी। आप भी इसी तरह से मांग कर सकते हैं। आप आरटीआई अपने एक लोकल स्तर से लगा सकते हैं, लेकिन जब उसको जनरलाइज आपको करना है तो वो पावर आयोग के पास होती है। तो जब आयोग के पास आप धारा 18 की अपील करें, शिकायत करें,
अथवा 19(3) की अपील करें तो आप उसमें ये अपनी डिमांड रख सकते हैं, मांग कर सकते हैं। हमारे बीच में आशीष राय, हाँ आशीष राय जी हैं। आशीष राय जी, आप क्या अपना प्रश्न पूछ चुके ग्वालियर से? हमारे साथी आशीष राय जी हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, जब तक आशीष राय जी लाइन पे आए तब तक हमारे बीच में वसीम आलम जी, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। वसीम आलम जी, नमस्कार सर। सर हाँ इसी नमस्कार। 2 जुलाई को हमारे थाना में थाना प्रभारी के चेंबर पर हम दो पक्षों के बीच सर एक बॉन्डनामा हुआ था। तो हम सोच रहे हैं सर, क्या जितने देर हम थाना प्रभारी के चेंबर में रुके थे, क्या उस ड्यूरेशन का सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, आप ले सकते हैं उसका सीसीटीवी फुटेज। आप वहाँ से ले सकते हैं अगर सीसीटीवी चल रहा है। और दूसरा, इमीडिएट लगाइए, क्योंकि और साथ में ये भी लिख दीजिए कि ये सीसीटीवी फुटेज डिलीट ना किया जाए, और डिलीट होगा तो उसके लिए स्वयं लोक सूचना अधिकारी दोषी होंगे। सर ये एसपी को पत्र लिखें या वहाँ के थानाध्यक्ष को? थानाध्यक्ष को भी लिख सकते हैं। थानाध्यक्ष जो हैं वो आप अगर मध्य प्रदेश में हैं तो थानाध्यक्ष जो होते हैं वो सहायक लोक सूचना अधिकारी के श्रेणी में आते हैं। सीएसपी जो हैं वो लोक सूचना अधिकारी होते हैं। धन्यवाद सर। शुक्रिया। और हमें लगता है कि आप झारखंड से हैं ना वसीम आलम जी? जी सर। तो वसीम आलम जी, हाँ, तो आप अपने झारखंड की व्यवस्था देख लीजिएगा, क्योंकि ये हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन तो जहाँ भी लिखें आप ये जरूर लिखें कि ये, क्योंकि क्या होता है कि एक मिनिमम टाइम पीरियड के लिए होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी अब रूल आ गया है कि इसको बढ़ाते जा रहे हैं ड्यूरेशन। थाने में जो भी सीसीटीवी होगा उसको अब 6 महीने तक लेकर के आ रहे हैं। इनिशियली 3 महीने तक का था, तो लेकिन उसको लाने के लिए, क्योंकि व्यवस्था में काफ़ी चेंज होना होगा, तो वो फेज मैनर में चल रहा है, एक फेज वाइज चलेगा। तो लेकिन अधिकतर हमने देखा है कि बाद में ये बहाना बना देते हैं कि या तो डीवीआर जो होता है, रिकॉर्डिंग जो फैसिलिटी होती है वो खराब है, या फिर फुटेज जो है वो उड़ गई है, उड़ा दी गई है जब तक अपील प्रोसेस में आती है। तो इसीलिए उसको इंश्योर करें, अपने एप्लीकेशन में लिख दें कि इसको तत्काल इसको जो है उसको सेव कर लें, अगर उनको समय लग रहा है कि इसको डिसाइड करना है ये जानकारी लेने में। तो ऐसा नहीं हो कि वो डिसाइड करते रहो और इस बीच में वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाए फुटेज। सर जो 6 महीने वाला आप जो वर्डिक्ट की बात कर रहे हैं सर, वो हाँ। परमवीर सिंह सानी वाला जजमेंट हमारे पास है सर। कैन आई कोर्ट? नहीं, प्रॉब्लम ये है ना कि वो तो आप कोर्ट भले ही कर दो, उसमें व्यवस्था है, वो फेज वाइज मैनर में आप उसको पढ़िए जजमेंट को पूरा। यस सर, हाँ फेज वाइज है। इमीडिएट इसमें नहीं है कि आप इमीडिएटली वो हो जाएगा। कई थाने जो हैं वो उसको, जो पीएचक्यू है, पुलिस हेडक्वार्टर्स है, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक लिस्ट ग्रिड बनाई हुई है पूरी। उसमें उस ग्रिड में कुछ थाने जो हैं वो हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था, तो मैं बाहर चला गया था। मैं देख रहा हूँ कि हैंड रेज किया हुआ है शंकर सिंह सर, शायद सुन पाए थे बीच में। तो सर क्या आप उपस्थित हैं शंकर सिंह जी? जी जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से राहुल सिंह जी ने जन सूचना पोर्टल पे ये डाल दिया है कि आप ये चुनाव संबंधी जानकारी, उसकी प्रॉपर्टी, ये सब आप एक बटन दबा के देख सकते हैं।